नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपना एक उपन्यास लेकर के हाजिर हुई हूँ। उपन्यास का शीर्षक है चाहत तेरे इश्क की। इसका 3 भाग मैं प्रकाशित कर चुकी हूँ और आप लोगों ने सुना भी होगा। आज मैं इस उपन्यास का चौथा भाग लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं मेरे उपन्यास चाहत तेरे इश्क की का चौथा भाग। मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। प्रभा ने मुझे मंदिर में क्यों बुलाया है? वे कौन लोग हैं जिन्हें मुझसे मिलना है? प्रभा उन्हें लेकर महल के अंदर क्यों नहीं आई? महल के बागीचे में बने मंदिर में क्यों मिलने बुलाया है? यही सोचते हुए जोगिंदर ने राजन से कहा, राजन, मेरे साथ तुम भी चलो। वे कौन लोग हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं? हमें चलकर देखना चाहिए। पिताजी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और मैं जाकर करूँगा भी क्या? माँ ने आपको बुलाया है, आप जाइए। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी है जो मैं बताना भूल गया था। कल जब मैं मामा जी के कमरे से गुस्से में बाहर आया तो वहाँ भाभी जी आ गईं। तभी एक नौकर ने आकर उनसे कहा कि अमेरिका से किसी शारदा का फ़ोन उनके लिए आया है। शारदा का नाम सुनकर भाभी जी बहुत खुश हो गई थीं। ये शारदा कौन है? क्या आप किसी शारदा को जानते हैं? जोगिंदर ने अपने पिता को देखते हुए पूछा। शारदा, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ और किसके मुंह से सुना है। जोगिंदर ने कुछ सोचते हुए कहा, चलिए, हमें क्या। मैंने सोचा शायद आप जानते होंगे, इसलिए बता दिया। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजन वहाँ से चला गया। जोगिंदर उसे जाते हुए देखते रहे। वे जानते थे राजन कहाँ गया है। उसे अपनी पत्नी काजल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो होटलों में अय्याशी के लिए जाता रहता है। ये बात सिर्फ उन्हें, उनकी पत्नी प्रभा और काजल को पता है। राजन ने काजल को धमकाते हुए कहा है, अगर उसने उसके बारे में महल में किसी से कहा तो उसे तलाक दे देगा। इसी डर से काजल ने आज तक किसी के सामने मुंह नहीं खोला है। प्रभा भी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन सबके सामने वो भी काजल से प्यार दिखाने का नाटक करती है। काजल महारानी उर्मिला और महाराज विक्रमादित्य की बहुत इज्जत करती है, क्योंकि वो दोनों भी काजल को बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। काजल और राजन का एक बेटा भी है, आकाश, जो इस समय अमेरिका में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। आकाश अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। आकाश अपने दादा, दादी और पिता की तरह धूर्त नहीं है। वो विक्रमादित्य, उर्मिला देवी को बहुत मान सम्मान देता है। कुंवर विधान को वो अपना बड़ा भाई मानता है। इन तीनों की हर आज्ञा को वो ईश्वर की आज्ञा समझता है। विधान भी आकाश को अपना छोटा भाई और दोस्त समझकर उससे अपने मन की हर बात शेयर करता है। विधान जब पायल से टकराया था तो उसने ये बात आकाश को बताई थी। तब आकाश ने विधान को छेड़ते हुए कहा था, भाई, कहीं ऐसा तो नहीं आप उस लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं? मेरी सलाह मानिए तो बहुत सोच समझ कर दिल लगाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाना जी महाराज ने बचपन में ही आपका रिश्ता किसी राजघराने की राजकुमारी से तय कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 2 शाही परिवार हाथ में तलवार लिए एक दूसरे के दुश्मन बनकर खड़े हो जाएंगे। तब उन दोनों परिवारों के बीच कहीं आपकी मासूम मोहब्बत की बलि न चढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी मोहब्बत परवान चढ़े तो आप अपने इस इंटेलिजेंट भाई की थोड़ी चापलूसी कीजिए। अगर आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी तो हम आपकी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तब विधान ने आकाश को हंसते हुए जवाब दिया, जरा हम भी तो सुने। आप क्या करेंगे? वैसे हम प्यार वार तो करते नहीं, लेकिन आपका आइडिया सुन लेते हैं। हो सकता है तुम्हारा आइडिया तुम पर ही काम कर जाए। जब तुम किसी विदेशी लड़की को
हमारे खानदान की बहू बनाने के लिए भारत लेकर आओ। अगर तुम कहो तो हम दादाजी से अभी बात कर लें। अरे भाई, क्यों मुझे घर से निकलवाने की साजिश कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपकी मदद कर रहा था और आप मेरा ही पत्ता साफ करने में लग गए। अगर नाना जी को भनक भी लग गई कि मैं किसी गोरी मेम के चक्कर में हूँ तो वो मुझे काला पानी की सज़ा दे देंगे। अपनी रौबदार कड़कती आवाज़ में फरमान लागू करेंगे। आज के बाद आकाश प्रताप सिंह का हमारे राज परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये इस महल में दाखिल नहीं हो सकते। इन्हें हमारी जायदाद की फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ये अपनी विदेशी पत्नी के साथ हमें शहर में भी दिखाई दिए तो हम इन्हें गोली मार देंगे। भाई, मुझे भी जीना है, अपनी भाभी माँ के साथ हंसी मजाक करना है, अपने 10-12 भतीजे भतीजियों के साथ खेलना है, और तुम मुझे पहले ही शूली पर लटकाने का काम करने वाले हो। आकाश की बात सुन कुंवर विधान ने हंसते हुए कहा, अगर हमारी होने वाली पत्नी को ये पता चला कि हम 10-12 बच्चे चाहते हैं तो वो शादी से पहले ही हमें तलाक दे देगी आकाश साहब। इतना कहकर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे थे। जोगिंदर मन ही मन बड़बड़ाते हुए महल की तरफ जा रहा था। वो भी आगे बढ़ा ही था कि काजल आ गई। उसने बहुत अदब के साथ धीरे से जोगिंदर से पूछा, पिताजी, राजन जी कहाँ गए हैं? क्या उन्होंने आपको कुछ बताया है? काजल बहू, तुमने मुझे टोक दिया, मैं बाहर जा रहा था। राजन मर्द है, वो हर समय तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधा रहेगा। औरत हो, औरत की तरह रहो। राजन कहाँ गया है, कहाँ जाता है, ये जानने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारे घर लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। जोगिंदर ने गुस्से में काजल को घूरते हुए कहा। जोगिंदर का गुस्सा देख काजल डर गई, लेकिन जोगिंदर की बात महारानी उर्मिला ने सुन ली, जो अभी अभी वहां आई थी। जोगिंदर ने उर्मिला को नहीं देखा था। जोगिंदर की बात सुन उर्मिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, फूफा जी, काजल ने ऐसा क्या पूछ लिया कि आपने उसे इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया? हमें आप एक बात बताइए, औरत औरत की तरह कैसे रहती है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और अगर एक पत्नी अपने पति के बारे में जानना चाहे कि वो कहाँ गया है, क्यों गया है, तो इसमें बुरा क्या है? जो आप काजल पर नाराज हो गए, उसने तो सिर्फ राजन के बारे में जानना चाहा था। अपने सामने उर्मिला को देख जोगिंदर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अरे बहू रानी, मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए काजल बहू से तेज आवाज में बोल गया। फूफा जी, हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। बात वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको समझाना बेकार है। वैसे मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि राजन इस समय कहाँ गए हैं। पिताजी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। राजन का इस समय घर में रहना जरूरी है। उर्मिला ने गहरी नज़रों से जोगिंदर को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, दीदी साहिबा, मैं भी इसीलिए पिताजी से राजन के विषय में पूछ रही थी। काजल को भी अपनी बात कहने का मौका मिल गया। काजल और उर्मिला की बात सुन जोगिंदर मन ही मन जल भून गए, लेकिन ऊपर से वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। बहू रानी, राजन अपने किसी दोस्त के घर गया है। उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं को देखने गया है, शायद जल्दी ही आ जाएगा। जोगिंदर ने झूठ बोला। फूफा जी, जब अपने घर में कोई बीमार है तो किसी और को देखने जाना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। चलिए छोड़िए, राजन से तो किसी जिम्मेदारी की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है, उर्मिला जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और वहां से चली गई। काजल भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जोगिंदर ने चैन की सांस ली और गुस्से में दांत पीसते हुए महल के बाहर निकलकर मंदिर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में ही वे महल के बागीचे में बने मंदिर के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि 2 आदमी खड़े प्रभा से बात कर रहे हैं। उन दोनों की पीठ जोगिंदर की तरफ थी, इसलिए जोगिंदर उनका चेहरा नहीं देख पाए।
वहां पहुंचकर उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा, प्रभा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये लोग कौन हैं जो मुझसे मिलने यहाँ आए हैं? जोगिंदर की बात सुन उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, ठाकुर जोगिंदर सिंह, आप हम दोनों को भूले नहीं होंगे। उन दोनों को देख जोगिंदर का चेहरा डर से काला पड़ गया। उनके मुंह से कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी, तुम दोनों? प्रभा देवी कोई जवाब देती उससे पहले ही उन दोनों ने जोगिंदर की ओर देख व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ, हम दोनों खुद ही बता देते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं और कौन हैं। अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को 26 साल बाद देख जोगिंदर के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। उसने थोड़े गुस्से भरी आवाज में दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? मैंने यहाँ आने के लिए मना किया था, तब यहाँ क्यों आए? ठाकुर साहब, बड़ी कड़की चल रही है, हाथ खाली है, इसलिए हमें आना पड़ा। आप तो इस राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और हम दोनों इस समय एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारी मुट्ठी गर्म कर दीजिए, हम चले जाएंगे। उनमें से एक आदमी ने बेशर्मी से कहा। वो दोनों आदमी देखने में ही गुंडे लग रहे थे। प्रभा उन्हें देखकर पहले ही घबराई हुई थी। अब उनकी बातें सुन वो और डर गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, ठाकुर साहब, आप इन्हें कुछ दे दीजिए या यहाँ से लेकर जाइए। अगर किसी ने इन्हें यहाँ हमारे साथ देख लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। शंकर, विधान और उर्मिला वैसे भी हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ठाकुराइन भाभी, आप पर कौन नज़र रखता है और कौन नहीं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो पैसों से मतलब है। आप पैसे दीजिए, हम चले जाएंगे। उनमें से एक आदमी जो देखने में ही खूंखार लग रहा था, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुन जोगिंदर ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन लोगों को देना चाहा। उन दोनों ने घूर कर जोगिंदर को देखा और गुस्से में कहा, ठाकुर साहब, हम भीख मांगने नहीं आए हैं। ये आप हमें क्या दे रहे हैं? इसे अपने पास रखिए। अब हमें जो चाहिए वो हम महाराज विक्रमादित्य से ले लेंगे और वो भी जितना हम चाहेंगे उनसे मिल जाएगा। उस खूंखार लगने वाले आदमी ने गुस्से में कहा, अरे लाखन, तुम तो नाराज हो गए। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। जोगिंदर ने लाखन की धमकी सुनकर जल्दी से दांत निकालते हुए कहा, ठाकुर साहब, पैसे तो हमें अभी चाहिए, बाद में नहीं। अब मुझे आप पर भरोसा नहीं है। जब आपने मुझसे काम करवाया था तो कहा था जब भी मुझे ज़रूरत होगी आप हमें पैसा देंगे, लेकिन एक बार देने के बाद आपने तो पल्ला ही झाड़ लिया। मैं किसी दूसरे केस में जेल चला गया था, अभी थोड़े दिन पहले आया हूँ। मैंने आपको बहुत बार फ़ोन किया पर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है आपने नंबर बदल लिया है, इसलिए हमें आपके पास आना पड़ा। अब हम पैसे लेकर ही जाएंगे। फटाफट पैसे निकालिए वरना हमें महाराज के पास जाना पड़ेगा। सुना है बड़े राजा साहब बीमार हैं। वैसे सौदामिनी बाई जी का क्या हाल चाल है? हमने सुना है अब उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो गई है, लाखन ने धमकाते हुए जोगिंदर से कहा। लाखन की बात सुन जोगिंदर का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने जल्दी से चापलूसी करते हुए कहा, लाखन, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है मुझे बताओ। अभी तो आप मुझे 20 लाख दे दीजिए, बाद में फिर ले लूँगा, लाखन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। 20 लाख? जोगिंदर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, 20 लाख। तुमने हमसे हत्या करवाई है, इतना तो देना ही पड़ेगा, वरना मैं राजा साहब को सब कुछ बता दूंगा। सौदामिनी बाई के अलावा कुछ दूसरे राज भी हैं जो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। वो अमावस की काली रात, घनघोर अंधेरा, बारिश, तूफान, कुछ याद आया ठाकुर साहब? लाखन ने गुस्से में जोगिंदर को घूरते हुए कहा। लाखन, खामोश हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे साथ तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे। जोगिंदर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। ठाकुर साहब, आप हमारी फिक्र मत कीजिए,
आप अपनी चिंता कीजिए, हम तो अंदर बाहर होते ही रहते हैं। लाखन ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ठीक है ठीक है, ज़्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। जोगिंदर ने आक्रोशित होकर कहा। हमें पैसों से मतलब है, आप कहीं से भी लेकर आइए। आप पैसों का इंतजाम करेंगे, कहाँ से करेंगे ये आपका सिरदर्द है, मेरा नहीं। लाखन ने कठोर शब्दों में कहा। लाखन भैया, इस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको अपने कुछ गहने दे देती हूँ, आप बाद में आकर और पैसे ले जाइएगा। प्रभा जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, दोनों की बातें सुनकर बोली। नहीं ठकुराइन, हमें गहने नहीं चाहिए, आपने हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? राज परिवार के गहने मैं कहाँ बेचूंगा? आपके गहनों को देखकर सुनार तुरंत पहचान जाएगा। मैं गहने नहीं लूँगा, मुझे कैश चाहिए, वो भी अभी। लाखन ने अपना फैसला सुनाया। लाखन, मेरा विश्वास करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे 2-4 दिन की मोहलत दो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। जोगिंदर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। 2-4 दिन नहीं, मैं 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। शहर के बाहर बीरान खंडहर में पैसे लेकर आ जाना, और हाँ, ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना तुम, तुम्हारा बेटा और पत्नी तीनों जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। ये मेरी चेतावनी है। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करके अपने एक साथी को दे दिया है। अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो वो मेरा रिकॉर्ड किया बयान पुलिस के साथ साथ राजा साहब को भी दे देगा। जोगिंदर ने धमकी देते हुए कहा। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। लाखन के जाते ही जोगिंदर और प्रभा ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके मन का डर चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रहा था। ठाकुर साहब, अब क्या होगा? अगर इसने विक्की या विधान के आगे अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? प्रभा ने घबराई हुई आवाज में कहा। धीरे बोलो प्रभा, किसी ने सुन लिया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लाखन हमारी सच्चाई विक्की और विधान को बताए, ऐसा होने से पहले ही मैं इस लाखन को मौत की नींद सुला दूंगा। जोगिंदर ने गंभीर लहजे में कहा। लाखन को मारकर कहीं हम अपने लिए मुसीबत न मोल ले लें ठाकुर साहब। प्रभा ने घबराई हुई आवाज में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जोगिंदर ने कहा। लाखन ने तो कहा था उसने हमारा राज रिकॉर्ड करके अपने किसी साथी को दे दिया है। प्रभा ने बताया। वो सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा कह रहा है, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने हमारा राज फाश किया तो वो खुद भी नहीं बचेगा। जोगिंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ भी हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी मानिए तो उसे कुछ पैसे अभी दे दीजिए, उसका मुंह बंद हो जाए, उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा। अभी जल्दबाजी में कुछ करना ठीक नहीं है। प्रभा ने गंभीर लहजे में कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है प्रभा, लेकिन पैसे हमारे पास आएंगे कहाँ से? ये 10-20 हजार की बात नहीं है, और ना ही 10-20 हजार में वो मानने वाला है। उसका मुंह बंद करने के लिए हमें कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। वो कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। जोगिंदर ने झल्ला कर कहा। आप विक्की से कुछ पैसे क्यों नहीं मांग लेते? प्रभा ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जोगिंदर ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? प्रभा ने तमक कर पूछा। तुम सिर्फ जुबान चलाना जानती हो, दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। जोगिंदर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं ठाकुर साहब। प्रभा ने गुस्से में कहा। तुम बात ही ऐसी कर रही हो, जोगिंदर ने चिढ़कर बताया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब अगर पैसे चाहिए तो विक्की से ही कहना होगा ना, वरना लाखन हमारे राज का पर्दाफाश कर देगा। भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उनसे गहने बनवाने का बहाना बनाकर कुछ पैसे ले लेती। प्रभा ने गंभीर लहजे में कहा। हम पैसे ना विक्की से मांग सकते हैं और ना ही भाई साहब से। अगर हमने ऐसा किया तो हजारों सवाल पूछे जाएंगे, तब क्या जवाब दोगी? अब अकेला विक्की ही नहीं है जिसे हम शीशे में उतार लें। विधान को शीशे में उतारना आसान नहीं है। और तुम ये क्यों भूल रही हो, अब विक्की हर बात विधान से शेयर करता है। अगर विधान को भनक भी लग गई तो बाल की खाल निकालेगा, तब हमारा क्या होगा? कुछ सोचा है? जोगिंदर ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए धीरे से कहा।
किस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए? तभी एक आवाज सुन प्रभा और जोगिंदर ने डर कर पीछे देखा। किस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए जमाई बाबू? तभी दाई माँ की आवाज सुन जोगिंदर और प्रभा दोनों चौंक गए। उनके चेहरे की घबराहट देख दाई माँ समझ गईं, ये दोनों कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं जिसकी भनक छोटे ठाकुर और कुंवर जी के कानों में ना पड़े। लेकिन दाई माँ को ये पता न चल पाया वो क्या साजिश है, क्योंकि जब दाई माँ वहाँ आई तो सिर्फ उन्हें भनक शब्द ही सुनाई दिया था, कुछ और नहीं। अरे सरस्वती बहन, हम तो बस ऐसे ही आपस में कुछ बातें कर रहे थे आकाश के बारे में। मैं प्रभा से कह रहा था भाई साहब की तबीयत की खबर आकाश के कानों में ना पड़े, वरना वो अपनी परीक्षा छोड़कर यहाँ आ जाएगा। इस समय उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। भाई साहब और बिक्की हम दोनों से नाराज हो जाएंगे। यही बातें हम यहाँ कर रहे थे सरस्वती बहन, और कुछ नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि आकाश अगर अपने नाना की बीमारी की खबर सुनेगा तो तुरंत भाग कर आ जाएगा। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी कि बात कुछ और है। लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण दाई माँ चुप हो गईं। उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाश बबुआ को बड़े मालिक के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। वो अपने नाना जी से बहुत प्यार करता है। उनके बीमारी की खबर सुनकर भाग कर चला आएगा और उसकी परीक्षा छूट जाएगी। हाँ सरस्वती बहन, मैं भी यही कह रहा था। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप शायद पूजा करने आई हैं, जोगिंदर ने हंसते हुए कहा, और वह दोनों वहाँ से चले गए। दाई माँ मंदिर के अंदर चली गईं। उन्होंने देवी माँ की आरती की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे माँ, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो जवाई बाबू और प्रभा बहन जो भी साजिश हमारे छोटे ठाकुर और कुंवर के खिलाफ कर रहे हों, उसकी जानकारी कैसे भी करके आप मुझे दीजिए। मैं अपने मालिकों के खिलाफ हो रही साजिश का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। मेरा मन कह रहा है ये दोनों पति पत्नी कोई बहुत बड़ी साजिश करने वाले हैं और शायद पहले किया हो और अब उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हों। दाई माँ की प्रार्थना शायद देवी माँ ने सुन ली। उन्होंने प्रार्थना सच्चे मन से की थी। जैसे ही दाई माँ पूजा खत्म की, तभी महल की एक नौकरानी मंदिर में आई और एक कोने में खड़ी हो गई। जब दाई माँ मंदिर से बाहर आई तो उन्होंने उसे देखा। वो भी दाई माँ के पास आकर खड़ी हो गई और डरी हुई इधर उधर देखने लगी, जैसे वो देखने की कोशिश कर रही है कहीं उसकी बात कोई सुन तो नहीं रहा है। उस नौकरानी को देख दाई माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है गंगा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी पूजा करने आई हो? नहीं दाई माँ, मैं पूजा करने नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है, उसने फुसफुसाकर धीरे से कहा। क्या बताना है? तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो, जैसे कोई राज की बात हो? दाई माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ दाई माँ, बात ही कुछ ऐसी है, गंगा ने धीरे से कहा। गंगा की बात सुन दाई माँ भी गंभीर हो गई। उन्होंने गंगा को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, बताओ क्या बात है? दाई माँ, आपके आने से पहले यहाँ प्रभा ठाकुराइन और जोगिंदर ठाकुर आए थे। मैंने उनके साथ 2 बदमाशों को देखा था। गंगा ने धीरे से कहा। बदमाशों को? कौन बदमाश? दाई माँ ने आश्चर्य से पूछा। दाई माँ, 2 आदमी जो बिल्कुल बदमाश लग रहे थे। एक का चेहरा बहुत ही डरावना था, उसके एक गाल पर चाकू के निशान था, दूसरे के चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे। उसका रंग बिल्कुल कोयले की तरह काला था। उनकी लाल लाल आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वो एक गुस्से में जोगिंदर ठाकुर से बात कर रहे थे। प्रभा ठाकुर और जोगिंदर ठाकुर दोनों ही उनसे डरे हुए थे, गंगा ने बताया। क्या तुमने उनकी बातों को सुना था? दाई माँ ने गंभीर लहजे में पूछा। दाई माँ, मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं सुना। उनमें से एक कह रहा था, मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मैं आपके राज का पर्दाफाश कर दूंगा और महाराज विक्रमादित्य को आपकी असलियत बता दूंगा। किस राज की बात वे कर रहे थे मैं नहीं सुन पाई, लेकिन कोई राज फाश करने की बात हो रही थी। गंगा ने इधर उधर देखते हुए दाई माँ को बताया।
गंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ तुमने यहाँ देखा सुना, उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं इस बात का पता लगाने की कोशिश करूंगी कि क्या राज है। अगर महल के लोगों के खिलाफ ये दोनों कोई साजिश कर रहे हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा, दाई माँ ने गंभीर लहजे में कहा। गंगा मैया की कसम दाई माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, और जो भी बातें मुझे पता चलेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आज के बाद इन दोनों पर और राजन पर नजर रखूंगी, गंगा ने गंभीर लहजे में कहा। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, दाई माँ ने कहा। गंगा वहाँ से चली गई। उसके बाद दाई माँ वहीं मंदिर में बैठकर सोचने लगी, ऐसा कौन सा राज है जिसके फाश होने का डर जोगिंदर और प्रभा को है? इसका पता मुझे लगाना होगा। मैं शंकर से बात करूंगी। मन ही मन दाई माँ ने ये बात सोची। फिर वो दोबारा मंदिर के अंदर गई। उन्होंने देवी को धन्यवाद देते हुए कहा, माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उस राज के बारे में बता दिया जो मैं जानना चाहती थी। अब मैं उस राज की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। फिर वे मंदिर से निकल सीधे महल की ओर चल पड़ी। महल में आकर वो सीधा उर्मिला देवी के पास गई। अचानक अपने सामने दाई माँ को देख उर्मिला देवी चौंक गई। उन्होंने दाई माँ से पूछा, दाई माँ, इस समय आप हमारे कक्ष में, कोई खास काम है? दाई माँ ने पहले कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर लंबी सांस लेकर कहा, बहू रानी, महल में कोई साजिश रची जा रही है। कैसी साजिश दाई माँ? कौन रच रहा है साजिश? उर्मिला देवी ने चौंक कर पूछा। ठाकुर जोगिंदर सिंह और उनकी पत्नी प्रभा ठाकुराइन, दाई माँ ने गंभीर लहजे में कहा। क्या? दाई माँ की बात सुन उनकी आंखें बिस्ने से फैल गईं। हाँ बहू रानी, मैं जब मंदिर में पहुंची तो उन दोनों को कहते सुना कि इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। जब मैंने इस विषय में पूछा तो उन्होंने ये बात कहकर टाल दी कि वे आकाश के बारे में बात कर रहे थे। उसे बड़े मालिक के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो अपनी परीक्षा छोड़कर यहाँ आ जाएगा। मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैंने और कुछ सुना भी नहीं था। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ गंगा आई और उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं स्तब्ध रह गई, दाई माँ ने गंभीर लहजे में कहा। गंगा ने आपको क्या बताया दाई माँ? महारानी उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में पूछा। उसके बाद गंगा ने जो कुछ भी दाई माँ को बताया था, उन्होंने वो सारी बातें महारानी उर्मिला देवी को बता दिया। दाई माँ, वो दोनों बदमाश कौन थे? वे किस राज की को फाश करने की बात कर रहे थे? इसका पता तो हमें लगाना ही पड़ेगा। आपकी बात सुनकर मुझे भी किसी साजिश की बू आ रही है। वैसे भी फूफा जी, बुआ जी और राजन अच्छे इंसान नहीं हैं। हाँ, काजल और आकाश इन तीनों से बिल्कुल अलग है। आकाश तो हमारे विधान को अपना बड़ा भाई और अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। काजल तो बहुत ही मासूम है। उसे राजन जैसा याश पति मिला। राजन काजल को मान सम्मान नहीं देता, ना ही उसे प्यार करता है। फिर भी काजल अपने पति को देवता मानकर उसकी पूजा करती है। हमारी बुआ जी भी काजल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वे अपने बेटे को ही सही साबित करती रहती हैं। मैंने कई बार ऐसा होते देखा है। एक बार मैंने काजल से कहा भी, क्या मैं बुआ जी और राजन से पूछूं वो तुम्हारा अपमान क्यों करते हैं? पर काजल ने मुझे अपनी कसम देकर रोक दिया। इतनी अच्छी पत्नी, इतनी अच्छी बहू बुआ जी और राजन जी को मिली है, फिर भी वे दोनों उसकी कद्र नहीं करते। वो तीनों पैसों के लिए कोई ना कोई साजिश करने में लगे रहते हैं, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन अब गुंडों के साथ मिलकर क्या करने वाले हैं, ये गंभीर विषय है दाई माँ, इसका पता लगाना होगा। अब इन लोगों के कारण एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, और वो भी इतनी गंभीर। फूफा जी और बुआ जी मिलकर जो साजिश रच रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा? उर्मिला ने परेशानी भरे लहजे में कहा। इसका पता मैं लगाऊंगी। तभी दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। भाभी जी, इस राज का पता मैं लगाऊंगी। तभी कमरे में काजल ने दाखिल होते हुए कहा। शायद दाई माँ जल्दबाजी में दरवाजे की सिटकनी लगाना भूल गई थी, इस वजह से काजल कमरे में आ गई। महारानी उर्मिला और दाई माँ के चेहरे
पर घबराहट दिखाई देने लगी। उन्हें डर था कहीं काजल ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। काजल उनकी घबराहट को पहचान गई। उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर उनके पास आकर बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, भाभी जी, गलती से मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर मैं इस बात की चर्चा किसी से नहीं करूँगी। आप और भाई साहब मेरे लिए मेरे माता पिता हैं। मैं एक तरह से अनाथ थी। इन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। जब इस बात का पता भाई साहब और आपको चला तो आपने मुझे अपने खानदान की बहू बना लिया। मेरी माँ को और मुझे समाज में रुसवा होने से बचा दिया। मैं आप लोगों के एहसान को कभी नहीं भूल सकती, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये राज राज ही रहेगा। काजल ने गंभीर लहजे में कहा, काजल, हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास है। दाई माँ को कुछ बातें पता चली हैं, हम उन्हीं बातों की सच्चाई को पता लगाना चाहते हैं। क्या तुम सच में हमारा साथ दोगी? उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में पूछा। हाँ भाभी जी, मुझे भी कुछ बातें खटक रही थीं। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी, काजल ने कहा। कैसी बातें? उर्मिला जी ने आश्चर्य से पूछा। भाभी जी, जिस दिन से मामा जी की तबीयत खराब हुई है, उस दिन से पिताजी, माँ और ये तीनों बहुत परेशान हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिताजी को माँ से कहते सुना था, आज का दिन ही मनहूस है। पहले वो औरत महल में आई, उसके बाद ये दोनों। इतने सालों बाद पता नहीं कहाँ से आ धमके। दोनों मुसीबतें एक साथ आई हैं। इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। काजल ने जोगिंदर और प्रभा के बीच हुई बात उर्मिला जी को बताई। वो कौन औरत है जो महल में आई है, जिसको देखकर फूफा जी घबरा गए हैं? उर्मिला जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। कोई सौदामनी नाम की औरत है जो भाई साहब से मिलने आई थी। काजल ने कहा। सौदामनी? ये नाम तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुंवर जी की जुबान से सुना है, लेकिन छोटे ठाकुर के मुंह से सौदामनी नाम तो नहीं सुना था। ये सौदामनी कौन है जो कुंवर जी से मिलने महल में आई हुई है? उर्मिला जी ने काजल से पूछा। मुझे नहीं पता भाभी जी, मैंने तो पिताजी के मुंह से सौदामनी का नाम सुना। वह कह रहे थे कि सौदामनी महल में कुंवर विधान के साथ है, जो भाई साहब से मिलने आई हुई है। वो शायद इस समय मेहमान कक्ष में है। पिताजी यही कह रहे थे। उन्होंने सौदामनी जी को मेहमान कक्ष में कुंवर विधान के साथ देखा है। काजल ने पूरी बात बताई। अच्छा, वो औरत जो मेहमान कक्ष में कुंवर विधान के साथ थी, उसका नाम सौदामनी है। हाँ, याद आया, कुंवर ने कहा था आइए सौदामनी जी, इसीलिए ये नाम मुझे कुछ सुना सुना लगा। उसके साथ तो एक लड़की भी है। हम उस औरत से मिले थे, तभी फूफा जी उस औरत को देखकर बौखलाए हुए थे। उसी बौखलाहट में वो उसका अपमान भी कर रहे थे। मैंने फूफा जी को उस बात के लिए बहुत सुनाया भी था। उसी समय मेरी भाभी साहिबा का फोन आ गया तो मैं वहां से चली गई। चलो हम मेहमान कक्ष में चलकर देखते हैं, अभी वो वहीं होगी। ये सौदामनी कौन है? वो कुंवर जी से मिलने क्यों आई है, जिसे देख फूफा जी घबरा गए? जब हम उस औरत से मिले थे तो कुंवर विधान उसके साथ थे, उर्मिला जी ने कहा, और यह कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। वे काजल और दाई माँ तेज कदमों से चलती हुई सीधे मेहमान कक्ष में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मेज पर नाश्ता रखा हुआ था और चाय के खाली कप, जिसे देखकर इतना तो पता चल गया यहां से औरत जा चुकी है। सौदामनी को वहां ना देख उर्मिला जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर झल्लाहट साफ दिखाई दे रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकल आई। तभी सामने से कुंवर विधान आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देख उर्मिला जी रुक गईं। जब विधान पास आ गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विधान, आपसे मिलने जो औरत आई थी, क्या वो चली गई? हाँ रानी माँ, वो चली गई। कुंवर विधान ने हंसते हुए पूछा। कुंवर, उस समय हमारा फोन आ गया था, इस वजह से हम उनसे अच्छे से बात भी नहीं कर सके। उन्होंने क्या सोचा होगा हमारे बारे में?
हम उन्हीं से मिलने आए थे, वो यहाँ थी नहीं। जब मैंने यहाँ खड़े नौकर से उनके बारे में पूछा तो उस नौकर ने बताया कि आप उन्हें छोड़ने बाहर तक गए हैं। जाने से पहले आपने हमें उनसे मिलवाया भी नहीं। वो यहाँ क्यों आई थी? उनका नाम क्या है? और उनके साथ जो सुंदर लड़की थी वो कौन है? अब यही बता दो हमें। उर्मिला जी ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा। रानी माँ, उनका नाम सौदामिनी देवी है। वो औरतों के लिए संस्था चलाती हैं। उन्हें कुछ पैसों का इशू हो गया था, इस सिलसिले में वे दादाजी से मिलने आई थी। जब उन्हें पता चला दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो ज़्यादा देर रुकी ही नहीं, वापस चली गई। हमने कहा भी हम पिताजी महाराज से मिलवा देते हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय आपके पिताजी को परेशान करना ठीक नहीं है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। आपके पिता महाराज भी इस वक्त परेशान ही होंगे। हम उन्हीं को छोड़ने बाहर तक गए थे। विधान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, हम जिससे मेहमान कक्ष में मिले थे उन्हीं का नाम सौदामिनी है। उर्मिला देवी ने हंसते हुए पूछा। हाँ रानी माँ, वही सौदामिनी जी थी, पर आप उनके बारे में क्यों जानना चाह रही हैं? कुंवर विधान ने हंसते हुए कहा। जब मैं मेहमान कक्ष में आई तो यहाँ खड़ी नौकरानी से आपके बारे में पूछा तो उस नौकरानी ने हमसे कहा कुंवर जी से मिलने एक सुंदर लड़की आई थी। उस सुंदर लड़की को छोड़ने कुंवर जी बाहर तक गए हैं। उसकी बात सुन हमने सोचा हम भी देखें ऐसा कौन खास मेहमान महल में आया था जिसे हमारे कुंवर जी बाहर तक छोड़ने गए हैं। वो मेहमान एक सुंदर लड़की है, जबकि हमारे कुंवर तो लड़कियों से दूर भागते हैं। उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुन कुंवर विधान सकपका गए। उन्होंने जल्दी से कहा, रानी माँ, वो लड़की मेरी मेहमान नहीं, सौदामिनी जी की बेटी पायल थी। ये हमारे महल का रिवाज है, घर आए मेहमानों को हमें बाहर तक छोड़ने जाना पड़ता है। अब हमने उसी रिवाज का पालन किया। हम उन लोगों को बाहर तक छोड़ने चले गए थे। ठीक है, अब ज़्यादा आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हम सब समझते हैं, रानी माँ ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा। अचानक उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वहाँ गंभीरता छा गई। कुंवर, एक बात बताइए, फूफा जी की मुलाकात जब सौदामिनी देवी से हुई थी तो क्या वो घबरा गए थे? उर्मिला जी ने ये बात कुंवर से पूछी। उर्मिला जी की बात सुन कुंवर विधान ने आश्चर्य से अपनी माँ को देखा, फिर गंभीर लहजे में कहा, हाँ रानी माँ, आपने अच्छा सवाल किया। जब हम सौदामिनी जी को मेहमान कक्ष में लेकर गए तो वहाँ फूफा जी बैठे हुए थे। वे सौदामिनी जी को देखकर बुरी तरह घबरा गए। वो बेवजह उनसे उलझ गए। उनकी बातों और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वे सौदामिनी जी को पहले से जानते हों। लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो कहने लगे, मैं ऐसी औरतों से संबंध नहीं रखता। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी। उन्हें देखकर सौदामिनी जी ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा था, ठाकुर साहब, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी औरत को नहीं, चुड़ैल को देख लिया हो। अरे, मैं जीती जागती औरत हूँ, कोई चुड़ैल नहीं। दोनों लोगों की बातें सुन मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सौदामिनी जी से भी पूछा, क्या वे फूफा दादाजी को जानती हैं? तब उन्होंने हंसते हुए कहा था, कुंवर, मैं संस्था चलाती हूँ, लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, और आप लोग तो राजा हैं, बहुत सी संस्थाओं की आर्थिक सहायता करते हैं, तो कभी कभार मुलाकात हो जाती है। लेकिन मैं आपके फूफा जी से कब मिली थी मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, चेहरा कुछ पहचाना लग रहा है। फिर मैंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? आपको ये सब कैसे बताया? किसने बताया? कुंवर विधान ने उल्टा सवाल किया। तुम्हारी काजल चाची ने बताया है। काजल बता रही थी, फूफा जी बुआ जी से कह रहे थे कोई सौदामिनी नाम की औरत कुंवर विधान से मिलने आई है। काजल ये भी कह रही थी फूफा जी जब सौदामिनी की बात कर रहे थे तो उनके बातों में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए हमने आपसे पूछा वो औरत कौन थी जिसको देखकर फूफा जी इतना घबरा गए। उर्मिला देवी ने बात बदलते हुए हंसकर कहा और बात वहीं खत्म कर दी। वह नहीं चाहती थी अभी विधान को कुछ पता चले। पहले वो अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करेंगी, उसके बाद विधान को सारी बातें बताएंगी। अपनी रानी माँ की बात सुन कुंवर विधान ने
ठहाका लगाते हुए कहा, रानी माँ, आज तो सौदामिनी जी महल में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। फिर अपनी हंसी रोककर बोले, बातों ही बातों में हम आपसे पूछना तो भूल ही गए, डैड कहाँ हैं? कुंवर विधान ने अपनी माँ के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी के पास हैं। अब आप कुछ समय के लिए अपने दादाजी के पास चले जाइए, आपके डैड भी थोड़ा आराम कर लें, वो भी थक गए होंगे, उर्मिला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि ये बात नहीं थी, वह महाराज विक्रमादित्य को अपने कमरे में इसलिए बुलाना चाहती थी जिससे वह सौदामिनी के बारे में पूछ सकें। अपनी रानी माँ की बात सुन, जी रानी माँ, जैसी आपकी आज्ञा, इतना कहकर कुंवर विधान मुस्कुराते हुए अपने दादाजी के कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद महाराज विक्रमादित्य अपने कमरे में आए। उनके चेहरे पर उदासी और थकावट साफ नजर आ रही थी। वे आते ही बिस्तर पर लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली। महारानी उर्मिला देवी थोड़ी देर उनके उदास चेहरे को देखती रहीं, फिर कमरे से बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आईं तो उनके हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थे। कॉफ़ी मेज पर रखने के बाद उन्होंने महाराज विक्रमादित्य को जगाया, छोटे ठाकुर उठिए, कॉफ़ी पी लीजिए, थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। उर्मिला देवी ने बहुत प्यार से उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उर्मिला की बात सुन महाराज ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। उर्मिला देवी ने उन्हें कॉफ़ी देते हुए कहा, आप इतने परेशान क्यों हैं? पिताजी महाराज की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर चाचा ने बताया तो है। इस तरह परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा और ना ही पिताजी ठीक हो जाएंगे। आपकी बात सही है रानी साहिबा, पर पिताजी महाराज की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई, हम ये सोचकर परेशान हो गए हैं। अब हम ठीक हैं, छोटे ठाकुर ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है रानी साहिबा, महाराज विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने पति की बात सुन उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद छोटे ठाकुर। कॉफ़ी पीते हुए उन्होंने बात आगे बढ़ाई। आपको पता है, अब हमारे कुंवर जी जिम्मेदार हो गए हैं। राज परिवार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का उन्हें बहुत ध्यान है। घर आए हुए मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी वो समझते लगे हैं। लोगों की मदद के लिए वे हमेशा तैयार रहने लगे हैं। कुंवर विधान बेटे किसके हैं रानी साहिबा? हमारे महाराज विक्रमादित्य प्रताप सिंह के। छोटे ठाकुर ने गर्व से गर्दन तान कर कहा, अच्छा जी, आपने खूब कही ठाकुर साहब, कुंवर जी सिर्फ आपके ही नहीं हमारे बेटे भी हैं। महारानी उर्मिला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कुंवर जी हम दोनों के बेटे हैं, तो संस्कार भी हमारे ही होंगे। महाराज विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ याद आया छोटे ठाकुर, क्या आप किसी सौदामिनी नाम की औरत को जानते हैं? अचानक महारानी उर्मिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। सौदामिनी देवी का नाम सुन महाराज विक्रमादित्य की आंखें विस्मय से फैल गई। जब विक्रमादित्य अपने कक्ष में पहुंचे तो वे बहुत थके हुए लग रहे थे। उर्मिला देवी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। विक्रमादित्य बिस्तर पर बैठकर पलंग के सिरहाने पर तकिया लगाकर आंख बंद कर लिया था। उर्मिला देवी ने सोचा वो सो रहे हैं, वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी विक्रमादित्य ने उर्मिला देवी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से कहा, रानी साहिबा आप कहाँ जा रही हैं? मेरे पास बैठिए, मेरा मन बहुत परेशान है। उर्मिला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप और परेशान? ये दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं आपकी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, उसके बाद आपकी परेशानी भी सुनूंगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। जब वापस आई तो उनके हाथों में 2 कॉफ़ी के प्याले थे। उन्होंने एक प्याला महाराज विक्रमादित्य को दिया, दूसरा प्याला खुद लेकर पलंग पर बैठ गईं। फिर छोटे ठाकुर मन बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे और महारानी उर्मिला भी उनका मन हल्का करने के लिए उन बातों में उनका साथ देने लगी। कुंवर विधान के बारे में बातें होने लगीं। तभी छोटे ठाकुर ने जब विधान की बातें की तो वो सामान्य हो गए। अपने पति को हंसता हुआ देख उन्होंने सोचा छोटे ठाकुर से अब सौदामिनी के बारे में पूछने का अच्छा अवसर है। और जैसे ही उन्होंने
अरे मनसा बनाई कि अब छोटे ठाकुर से हमें बात करनी चाहिए सौदामिनी के बारे में। और उन्होंने पूछ लिया, छोटे ठाकुर जी, हमें आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप किसी सौदामिनी नाम की औरत को जानते हैं? रानी उर्मिला ने यह बात सामान्य स्वर में पूछी थी। उर्मिला के मुंह से सौदामिनी का नाम सुन विक्रमादित्य सकपका गए। उन्होंने चौंक कर उर्मिला जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। उस समय उर्मिला देवी दूसरी तरफ देख रही थी। छोटे ठाकुर ने देखा उनके चेहरे पर किसी तरह का शक या गुस्सा नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य थी। उर्मिला देवी को सामान्य देख विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली, पर उनके मन में शंकाओं की आंधी चल रही थी। सौदामिनी, ये कौन है? महाराज विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में पूछा। अब तक उन्होंने अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया था। हम भी सौदामिनी जी को नहीं जानते। काजल बता रही थी फूफा जी बुआ जी से किसी सौदामिनी के बारे में बातें कर रहे थे। वे बहुत घबराए हुए थे। उर्मिला देवी ने काफी पीते हुए सामान्य स्वर में कहा, इसीलिए मैंने सोचा शायद आपको सौदामिनी जी के बारे में पता हो, लेकिन आप परेशान थे, इसलिए मैंने पहले आपको काफ़ी पीने को दिया। आपसे बातें करके आपके मूड को सामान्य किया, तो फिर मैंने सौदामिनी के बारे में पूछा। राजन का आपसे बहुत ज़्यादा साथ है और हो सकता है आप सौदामिनी को जानते हो, यही सोचकर मैंने ये सवाल आपसे किया था। फूफा जी बुआ जी से किसी सौदामिनी के बारे में बातें कर रहे थे? ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। विक्रमादित्य ने उर्मिला से सौदामिनी के बारे में जानना चाहा। हम यही तो आपको बताना चाह रहे हैं। कोई सौदामिनी जी पिताजी महाराज से मिलने महल में आई थी, लेकिन उनकी मुलाकात कुंवर विधान से हो गई। जब उन्हें पता चला कि पिताजी महाराज बीमार हैं, तो उन्होंने आपसे मिलने की बात कही। तब कुंवर जी ने सौदामिनी से कहा, आप भी बहुत परेशान हैं, इस समय आप किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है। तब सौदामिनी जी ने कहा, ठीक है, वो फिर कभी आएंगी। मैं भी कुछ देर के लिए सौदामिनी जी से मिली। तब वो कुंवर के साथ थी। हमारी ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन देखने में वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व की हैं। कुंवर विधान बता रहे थे वो औरतों के लिए कोई संस्था चलाती हैं। विधान को उन्होंने ये बात बताई थी। सौदामिनी की बात काजल ने मुझे बताई, इसीलिए मैं परेशान हो गई कि सौदामिनी को लेकर के फूफा जी और बुआ जी इतने परेशान क्यों हैं। तो हो सकता है आप भी सौदामिनी के बारे में कुछ जानते हो, इसीलिए मैंने आपसे सौदामिनी के बारे में पूछा। महारानी उर्मिला ने कहा, अच्छा, कुंवर कुछ और बता रहे थे सौदामिनी के बारे में? महाराज ने महारानी को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, कुंवर जी कह रहे थे जब वह सौदामिनी को मेहमान कक्ष में लेकर गए तो वहाँ फूफा जी बैठे थे। वह सौदामिनी तो देखकर ऐसे घबरा गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। तब फूफा जी का चेहरा देख सौदामिनी जी ने हंसते हुए कहा था, ठाकुर साहब, मैं औरत हूँ, कोई चुड़ैल नहीं। मुझे देखकर आपकी हालत ऐसी हो गई है। अगर कहीं मैं महाराज से मिलने चली गई तो आपका क्या हाल होगा? इतना कहकर वो हंसने लगी। तब कुंवर जी ने पूछा, क्या आप फूफा जी को जानती हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, संस्था के काम के सिलसिले में शायद एक बार हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फूफा जी वहाँ से चले गए थे। सौदामिनी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वो आपसे मिलेंगी तो फूफा जी और परेशान हो जाएंगी? यही बात मुझे परेशान कर रही है। छोटे ठाकुर, एक बात और है, जब मैं सौदामिनी जी से मिली तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। उर्मिला ने बात आगे बढ़ाते हुए गंभीर लहजे में कहा, सौदामिनी जी ने ऐसा क्या कहा जो आप सोच में पड़ गई? छोटे ठाकुर ने गंभीर लहजे में पूछा। उन्होंने कहा, बरसों पहले हमारे महल के एक नौकर भोला को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके बाद से भोला लापता हो गया। उर्मिला जी ने रहस्य खोला। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? कोई कुछ भी कह दे तो आप उसे गंभीरता से ले लेती हैं। और जहाँ तक फूफा जी की बात है तो फूफा जी की बातों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
वो तो कोई ना कोई बेवकूफ़ी करते ही रहते हैं। विक्रमादित्य ने बात को टालने की वजह से कहा। उनके मन में जज्बातों की आंधियां चल रही थी। वह अपने आप को बहुत मुश्किल से काबू में रख पा रहे थे। सौदामिनी की बातों का बहुत ज़्यादा असर उनके मन पर हुआ था। सौदामिनी ने ऐसा क्यों कहा? अगर वो हमसे मिलेंगी तो फूफा जी की हालत और ख़राब हो जाएगी। ऐसा कौन सा राज है जो फूफा जी जानते हैं? यही सोच सोच कर वे परेशान हो उठे। आपकी यही बातें हमें अच्छी नहीं लगती। आप फूफा जी, बुआ जी और राजन की हर बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी इसी आदत का फ़ायदा ये तीनों उठाते हैं। आपने कभी सोचा है हम काजल और आकाश के बारे में आपसे कुछ क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे हैं, हमारे परिवार को अपना परिवार समझते हैं। लेकिन फूफा जी, बुआ जी और राजन सिर्फ अपनेपन का दिखावा करते हैं। आप हमारी पूरी बात सुनते ही नहीं हैं और पहले ही बीच में काट देते हैं। हमारी बात अधूरी रह जाती है। हमें लगता है बुआ जी, फूफा जी और राजन आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। शायद पहले भी करते रहे हैं। उर्मिला जी ने गुस्से में कहा। आप कैसी बातें कर रही हैं? साजिश? और फूफा जी, वो भी मेरे खिलाफ, इस परिवार के खिलाफ? ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज ने गुस्से में कहा। यह सच है छोटे ठाकुर। अगर ऐसा नहीं होता तो दो खतरनाक बदमाश आज महल के मंदिर में फूफा जी, बुआ जी से मिलने ना आए होते। महारानी उर्मिला जी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। यह आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? महाराज विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा। हम सच कह रहे हैं। हमारी दासी गंगा ने उन बदमाशों को बुआ जी, फूफा जी के साथ देखा था। दाई माँ ने भी मंदिर में दोनों को किसी साजिश के फवाश होने की बात करते हुए सुना गया है। उन्होंने तो ये भी सुना है वो दोनों बदमाश कह रहे थे कि आपसे मिलकर फूफा जी का राज फाश कर देंगे। महारानी उर्मिला जी ने गंभीर लहजे में गुस्से में कहा। उर्मिला जी की बात सुन महाराज विक्रमादित्य भी गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ कठोरता भी दिखाई देने लगी। वो दोनों बदमाश जैसे आदमी कौन थे? हमें इसका पता लगाना होगा। हम आज ही फूफा जी और राजन से इस बारे में बात करेंगे। महाराज विक्रमादित्य ने कठोर शब्दों में कहा। आप कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो दोनों कोई साजिश रच रहे हैं तो क्या इतनी आसानी से आपको बता देंगे? झूठ बोलकर आपको बहला देंगे, फिर आप भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों को सच मान बैठेंगे। आज तक वो लोग आपकी सिधाई का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं आप उन्हें इसकी भनक भी ना लगने दीजिए कि आपको उनकी साजिश का पता चल गया है। आप अपने स्तर से पता लगाइए। हमारा तो यही कहना है, आगे आपकी मर्जी। आपने आज तक हमारी कोई बात मानी ही कहाँ है? महारानी उर्मिला जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में राजा को घूरते हुए कहा। रानी साहिबा, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने आप पर कोई बंधन कभी नहीं लगाया। आपको हमने सभी अधिकार और सम्मान दिए। हाँ, फूफा जी, बुआ जी और राजन के विषय में हम कभी कभी आपकी बातों को नज़रअंदाज करते रहे हैं। हमें नहीं पता था आपको इस बात का इतना बुरा लगता है। महाराज विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ, बुरा लगता था और लगता है। मैं जानती हूँ ये तीनों हमारे परिवार को धोखा दे रहे हैं। हमने कई बार फूफा जी, बुआ जी को, राजन को पिताजी महाराज से झूठ बोलकर पैसे लेते हुए देखा है, वो भी बहुत ज़्यादा। हम ये भी जानते हैं फूफा जी और राजन शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और वो दोनों कोठे पर भी जाते हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ आपसे कहते थे। महारानी उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा। शराब तो वो दोनों पीते हैं, पर वे जुआ खेलते हैं, कोठे पर जाते हैं, ये बात हमें नहीं पता है। महाराज विक्रमादित्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की? हमें भी कहाँ पता था। वो तो एक रात हमें नींद नहीं आ रही थी। आप शहर के बाहर गए हुए थे तो हम गंगा के साथ बाहर बागीचे में टहलने के लिए चले गए। तब हमने राजन और बुआ जी की बात सुन ली थी। बुआ जी राजन से कह रही थी, तुम अपनी जुआ खेलने और कोठे पर जाने की आदत छोड़ दो। अगर इसके बारे में विक्की को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। वो ये भी कह रही थी कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह ही अय्याश हो गए हो। महारानी उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में बताया। उर्मिला देवी की बात सुन महाराज विक्रमादित्य की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, रानी साहिबा, क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है।
हमने कई बार आपको बताने की कोशिश की, पर हर बार आप हमें चुप करा देते थे। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, हमारे राज परिवार के मान प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। जो लोग फूफा जी और राजन के बारे में जानते हैं वे हमारे खानदान के बारे में भी जानते हैं। वे लोग क्या सोचेंगे, कभी आपने सोचा है? उर्मिला देवी ने कठोर शब्दों में पूछा। महाराज विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्हें चुप देख महारानी उर्मिला देवी ने फिर कहना शुरू किया, छोटे ठाकुर, हमें तो लगता है कि फूफा जी ने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो राज दोनों बदमाश और सौदामिनी जी जानती हैं, इसीलिए फूफा जी को वो लोग धमका रहे हैं कि वो आपसे मिलेंगे। महाराज विक्रमादित्य ने जैसे उर्मिला देवी की बात सुनी ही नहीं, क्योंकि इस समय उनके दिल दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, सौदामिनी, सौदामिनी। महाराज विक्रमादित्य उर्मिला की बातों को जैसे सुन ही नहीं रहे थे। उनके मन में तो जैसे तूफान उठा हुआ था। वो मन ही मन सोच रहे थे, सौदामिनी हमसे क्यों मिलना चाहती थी? कहीं सच हमसे सुबाया तो नहीं गया था? जो हमसे कहा गया वो सच नहीं था? फूफा जी ने हमसे कहा था सौदामिनी ने 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। पिताजी महाराज ने भी यही कहा। क्या वे सब झूठ हैं? नहीं नहीं, पिताजी महाराज और फूफा जी हमसे झूठ क्यों कहेंगे? हम भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच रहे हैं। सौदामिनी हमारे जख्मों को कुरेदने के लिए मिलना चाहती होगी, या ये भी हो सकता है कि वो हमसे और पैसे की मांग करने वाली हो, इसलिए हमसे मिलने आई हो। वैसे भी उसे पैसे से ही प्यार है, तभी तो उसने हमारे प्यार को ठुकरा कर पैसे को चुना था। वो तवाइफ की बेटी है, तवाइफों को तो पैसे से ही प्यार होता है। महाराज विक्रमादित्य यही सब सोच रहे थे। तभी महारानी उर्मिला देवी की आवाज़ सुन वो वर्तमान में लौट आए। छोटे ठाकुर, आप कहाँ खो गए? हम आपसे जो कह रहे हैं आपको उन बातों पर गौर करना चाहिए। हमें तो लगता है जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं, जहाँ का काम फूफा जी और राजन देखते हैं, वहीं इन दोनों ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया होगा। उस घोटाले की जानकारी इन दोनों बदमाशों और सौदामिनी जी को हो गई होगी। सौदामिनी जी भी तो संस्था चलाती हैं, इसीलिए हमारे फूफा जी उन लोगों से डर रहे हैं। महारानी उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा, हाँ ये हो सकता है। पैसों की थोड़ी बहुत हेराफेरी हमने फूफा जी और राजन को करते हुए देखा है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट वे दोनों इधर उधर करेंगे, इसके विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं। महाराज विक्रमादित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, तो अब सोचिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। गुंडे बदमाश जब हमारे महल में आने लगेंगे तो हमारे खानदान की मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगेंगे। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? महारानी उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं, हमें उन बदमाशों के बारे में पता लगाना होगा। छोटे ठाकुर, बहुरानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी कमरे में दाई माँ ने आते हुए कहा, माफ़ करना छोटे ठाकुर, मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, मैं जल्दी में थी। मुझे आपको बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है, इसीलिए मैं बिना इजाज़त कमरे में दाखिल हो गई। ये अधिकार आप लोगों ने इस बुढ़िया को दिया है। दाई माँ ने गंभीर लहजे में कहा, दाई माँ, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें अपने बहू बेटे के कमरे में आ सकती हैं। हमने कभी भी आपको अपने से अलग नहीं समझा है। महाराज विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सोचकर तो मैं यहाँ आई हूँ। दाई माँ ने बहुत प्यार से जवाब दिया। दाई माँ, आप हमें क्या बताने आई हैं? महाराज विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में पूछा। छोटे ठाकुर, मैंने बहुरानी को बताया था कि गंगा ने जवाई बाबू के पास 2 बदमाशों लाखन और उसके साथी को यहाँ महल में देखा था। अभी थोड़ी देर पहले गंगा ने फिर उन 2 बदमाशों को महल में जाते हुए देखा है। वह दोनों महल के पीछे बने आउट हाउस में गए हैं और महल से जवाई बाबू और प्रभा ठकुराइन भी आउट हाउस की तरफ गए हैं। मैंने शंकर और शंभू को उन लोगों की निगरानी में लगा दिया है। छोटे ठाकुर, मुझे लग रहा है कि जमाई बाबू कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। दाई माँ ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो बदमाश दोबारा हमारे महल में आ गए? उनकी इतनी हिम्मत? महाराज विक्रमादित्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, उन बदमाशों की हिम्मत इस महल में आने की नहीं हुई है छोटे ठाकुर। उन्हें आपके महल में आपके फूफा जी और बुआ जी लेकर आए हैं और उन्होंने ही बुलाया है। इन दोनों बदमाशों और गुंडों का संबंध
इन लोगों से है, इसका आभास भी आप और पिताजी को नहीं हुआ। हमने और कुंवर ने आपको बताने की कोशिश की तो आपने हमारा वहम कहकर हमारी जुबान बंद कर दी, और आज देखिए उस लापरवाही का क्या नतीजा हुआ। गुंडे बदमाश जो फूफा जी और बुआ जी के राजन के साथी हैं वो हमारे महल तक पहुंच गए हैं। महारानी उर्मिला देवी ने गुस्से में कहा, हम शर्मिंदा है रानी साहिबा, लेकिन जो गलती हमने की अब उसे हम ही सुधारेंगे। हम आउट हाउस जा रहे हैं। महाराज विक्रमादित्य ने गुस्से में कहा, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। आप अभी उनके सामने नहीं जाइए, अपने अस्तर से पता लगाइए, उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा। अभी फूफा जी, बुआ जी और राजन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन पर नजर रखे हुए हैं। शंकर भैया और शंभू काका उनके पीछे गए हैं। उन्हें जो जानकारी मिलेगी उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा। उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा, बहू रानी बिल्कुल सही कह रही छोटे ठाकुर, अब हमें शंकर और शंभू भैया का इंतजार करना होगा। दाई माँ ने भी समझाते हुए कहा। दाई माँ और रानी साहिबा की बातें सुनकर महाराज विक्रमादित्य गुस्से में ही कमरे में चहलकदमी करने लगे। तभी वहां कुंवर विधान आ गए। सबको परेशान देख उन्होंने आश्चर्य से पूछा, रानी माँ, पिताजी महाराज को क्या हुआ? वो इतने गुस्से में क्यों है? आज आपके पिताजी महाराज को अपने फूफा जी और बुआ जी की असलियत का पता चल गया है कुंवर जी। महारानी उर्मिला देवी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रानी साहिबा, आप हम पर व्यंग बाण क्यों चला रही हैं? हमने अपनी गलती मान तो ली है। महाराज विक्रमादित्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अपने पिताजी महाराज का गुस्सा देख कुंवर विधान समझ गए कि मामला ज्यादा गंभीर है। रानी उर्मिला भी विक्रमादित्य का गुस्सा देख सकपका गईं। तभी दाई माँ ने आगे बढ़कर गंभीर लहजे में महाराज विक्रमादित्य से कहा, छोटे ठाकुर, इस समय आप बहू रानी पर क्यों चिल्ला रहे हैं और चिल्लाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि आप गलत नहीं हैं? क्या अब गलती मान लेने से आई हुई समस्या का समाधान हो जाएगा? आपने गलती की है, उसका खामियाजा पूरा राजमहल भोगेगा। ये गलती आपकी है। दाई माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके, महाराज विक्रमादित्य ने शर्मिंदगी से कहा, और इसलिए उर्मिला जी से ऊंची आवाज में बात कर ली। छोटे ठाकुर, माफी हमसे नहीं बहुरानी से मांगिए। आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमें और बहुरानी को तो बहुत पहले ही जमाई बाबू और प्रभा ठकुराइन पर शक था, लेकिन आपके कारण हम दोनों खामोश थे। लेकिन आज जब पानी सर के ऊपर गुजर गया तो हमें आपसे कहना पड़ा, वरना हम आपसे कहते ही नहीं। दाई माँ ने कठोर शब्दों में कहा, रानी साहिबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हम राजन और फूफा जी पर अंधविश्वास करते थे, इसलिए हमने आपकी बात नहीं सुनी। हमें लगता था कोई अपने ही घर में अपनों के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है? महाराज विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में कहा, पिताजी महाराज, आप इतने समझदार इंसान हैं, आपने दुनिया देखी है। विश्वासघात हमेशा अपने ही करते हैं, बाहर वाले विश्वासघात नहीं करते, वो सिर्फ दुश्मनी करते हैं। कुंवर विधान ने गंभीर लहजे में कहा, कुंवर, हमसे गलती हुई है। हमने राजन और फूफा जी पर विश्वास किया। अब हमें लग रहा है इन दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, जिसका आभास भी हमें नहीं हुआ। शायद हमने इन दोनों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें इन बातों का पता लगाना ही होगा। महाराज विक्रमादित्य ने पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए कहा, पिताजी महाराज, कैसी गलती? किस बात का पता लगाना होगा? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुंवर विधान ने आश्चर्य से पूछा, जबकि दाई माँ और महारानी उर्मिला देवी महाराज विक्रमादित्य को आश्चर्य से देखने लगी। आज से पहले उन्होंने महाराज को इतना विचलित कभी नहीं देखा था। आपको क्या हो गया है छोटे ठाकुर? आप इतने परेशान क्यों हैं? अगर फूफा जी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्हें उसका जवाब देना होगा। इस बात के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? रानी उर्मिला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उर्मिला देवी की बात सुन महाराज विक्रमादित्य सचेत हो गए और उन्होंने जल्दी से अपने को काबू में किया। फिर बात को संभालते हुए कहा, हमारी परेशानी का कारण वे दोनों बदमाश हैं जो महल तक आ गए हैं। अगर पिताजी महाराज को इसकी भनक भी लग गई तो आप जानती हैं क्या हो सकता है, इसलिए हम इतना बौखला गए थे। और कोई बात नहीं है रानी साहिबा। जबकि महाराज विक्रमादित्य के दिल दिमाग में इस समय
सौदामिनी को लेकर द्वंद्व चल रहा था। उनका मन ये सोच सोच कर परेशान था, कहीं फूफा जी और राजन ने सौदामिनी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। ये थी मेरे उपन्यास चाह तेरे इश्क का चौथा भाग। अब आगे देखते हैं कि राजन और जोगिंदर का भांडाफोड़ कैसे विक्रमादित्य के सामने होता है। क्या विक्रमादित्य ये जान पाएंगे कि सौदामिनी के साथ क्या हुआ था? अगर मेरा उपन्यास आप लोग को पसंद आया हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उपन्यास आपको कैसा लगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए भाग के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।